हेलो गाइस, आपका स्टडी पॉइंट आरसी पे स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन किया था। आज हम क्या है सिलेबस वाइज जो हमारा जो भर्ती है कौन सी लैब असिस्टेंट की, कौन सी लैब असिस्टेंट 2022, लैब असिस्टेंट 2022, ठीक है 2022 के लिए। और जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो आपका क्या है अभी फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स, ठीक है। और कल हमने कुछ शायद टर्म पढ़ ली थी ना, ठीक है, कुछ टर्म हमने कल पढ़ ली थी, लेकिन आज फिर दोबारा से रिपीट करवा देते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा। तो देखिए कल हमने पढ़ा था कि फिजिक्स क्या है। सबसे पहले तो यही पता था फिजिक्स क्या है। फिजिक्स किससे लिया गया, किस शब्द से लिया गया? फिजिक्स फिजिक्स से लिया गया। किससे लिया गया है? फिजिक्स। किससे लिया गया? अभी फिजिक्स से। अब जो फिजिक्स शब्द है हमारे पास, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग मैंने कल क्या बताया था आपको? नेचर होता है। क्या होता है भाई? नेचर होता है। और नेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृति। क्या बोलते हैं? प्रकृति। और जो प्रकृति है उसके कंपोनेंट कितने हैं, यानी इसके घटक कितने हैं, और इसके जो घटक हम बात करेंगे तो कितने घटकों में देखा था? दो घटक। कितने घटकों में देखा था? दो घटक। एक तो था आपका विजिबल, कौन सा था? विजिबल था। और एक आपका कौन सा था? नॉन विजिबल। कौन सा था? नॉन विजिबल। यानी इसको हम बोलते हैं दृश्य और इसको बोलते हैं अदृश्य। यानी प्रकृति के अंदर दो ही वस्तु होती है, या तो एक तो हमारे जो दृश्य जो हमें दिखाई देती है, यानी जैसे कोई मान लो सब्सटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सब्सटेंस। क्या ले सकते हैं? सब्सटेंस यानी पदार्थ। जो पदार्थ है वो दृश्यमान होता है। जैसे मैं आपको बोलूं ये जो डेस्क है ये क्या हमें दिखाई दे रहा है ना, तो ये किसके अंदर आएगी? विजिबल के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? विजिबल के अंदर आएगी। लेकिन नॉन विजिबल का अर्थ यहाँ पे क्या है? नॉन विजिबल का यहाँ पे अर्थ क्या है? यहाँ पे जो नॉन विजिबल का अर्थ है वो क्या है? नॉन विजिबल का यहाँ पे नॉन विजिबल का अर्थ क्या है? एनर्जी से। किससे है? एनर्जी से। और विजिबल का अर्थ किससे है? सब्सटेंस से। तो हम नॉन विजिबल के अंदर किसको, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एनर्जी। क्या हो जाएगी? एनर्जी मतलब ऊर्जा। क्या हो जाएगी? ऊर्जा। आप ऊर्जा को देख नहीं सकते, केवल आप क्या कर सकते हो? उसको अनुभव कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अनुभव कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि प्रकृति है उसके दो घटक होते हैं, एक तो विजिबल होता है, एक नॉन विजिबल होता है। तो इनके अब देखिए जो पदार्थ होता है, पदार्थ किसे कहते हैं? थोड़ी सी परिभाषा पदार्थ की देते, जिसका क्या हो? वेट। जिसका क्या हो? वेट हो, और वो क्या करता हो? स्पेस यानी कोई स्थान हो, स्थान, ठीक है। स्पेस क्या करता हो? कवर अप करता हो, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ। पदार्थ किसे कहेंगे? जिसका कुछ ना कुछ भार हो और साथ में वो क्या हो? स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस। क्या एनर्जी कोई स्थान या भार होता है एनर्जी का? तो यानी आप क्या कहोगे? एनर्जी का न तो भार होता है और न ही कोई स्थान घेरती है, न ही कोई स्थान घेरती है, न कोई स्थान घेरती, न कोई स्थान घेरती है। तो हमने क्या पढ़ा कि देखो जो एनर्जी है और पदार्थ है, दोनों में अंतर क्या है कि जो पदार्थ है उसका भार होगा और जो पदार्थ है वो क्या करेगा? स्थान घेरेगा। जैसे मान लो ये डस्टर है, तो ये डस्टर क्या करेगा भाई? कुछ ना कुछ इस जो कवर है ये इसने कवर कर लिया, कुछ स्थान कवर कर लिया, तो यानी ये क्या है? पदार्थ में होगा। क्या होगा? पदार्थ में। जबकि एनर्जी जो होती है ना वो उसका कुछ भी कोई भी भार नहीं होता और ना ही वो कोई स्थान घेरती है। अब देखिए बात करते हैं, कल मैंने बताया था भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान की हमने परिभाषा पढ़ी थी। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं भाई? देखो भौतिक विज्ञान दोबारा से समझना, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? एक होता है द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य। और एक होती है एनर्जी यानी ऊर्जा, ठीक है। एक द्रव्य, द्रव्य का मतलब यहाँ पे किससे है? पदार्थ से। किससे है? पदार्थ से। किससे है? पदार्थ से। अब देखो जो द्रव्य है, पदार्थ है, उनका जो ऊर्जा के साथ
कोरिलेशन यानी इनके बीच के संबंध को व्याख्या करना ही क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। यानी पदार्थ और ऊर्जा के बीच के संबंध की व्याख्या करना ही क्या है, भौतिक विज्ञान है। क्या है, भौतिक विज्ञान है। अब देखो जो हमने लैब सिस्टम के लिए इतनी बात कर ली थी कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, ये तो नॉर्मल बेस थी। अब बात करते हैं लैब सिस्टम के टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले कल मैंने कुछ बताया था आपको, देखो कल बताया था मैंने आपको किसके बारे में, जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो रिजिड बॉडी है। कौन सा टॉपिक है, रिजिड बॉडी है, यानी दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड इसी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। ठीक है। और जो रिजिड बॉडी है वो होती क्या है, तो इस रिजिड बॉडी को समझने से पहले हम थोड़ा सा पदार्थ के ऊपर जाते हैं। किस पे जाते हैं, पदार्थ। हम जानते हैं कि सब्सटेंस होता है, क्या होता है, सब्सटेंस यानी पदार्थ। ठीक है, पदार्थ की स्टेट कितनी होती है, अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती है। मैंने कल कितनी बताई थी, 3। लेकिन वास्तव में कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5। लेकिन आपको सिर्फ कितने तक याद रखना है, 3 तक, क्योंकि जो प्लाज्मा है, बोस्ट-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है, वो हाई लेवल का आ जाता है। तो हमने कितने पढ़ेंगे, यहाँ पे 3 लिख दिए। एक तो होती है सॉलिड और एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। एक कौन सी होती है, गैस। ठीक है। अब देखो सॉलिड का मतलब ठोस, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है भी, ठोस। इसका मतलब क्या होता है, द्रव। और इसका अर्थ क्या होता है, गैस। इसका अर्थ क्या होता है, गैस। ठीक है। लिक्विड को हम तरल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तरल। जिसमें बहने का गुण हो वो क्या होती है, लिक्विड होती है। क्या होती है, लिक्विड होती है। अब देखो जो ठोस है, जो क्या है, ठोस है, ठोस जो अवस्था है, ठोस अवस्था का एक पार्ट मान सकते हैं किसको, रिजिड बॉडी को। किसका मान सकते हैं, रिजिड बॉडी। क्यों कि ठोस का मतलब क्या होता है, कठोर होता है, सॉलिड होता है, कठोर ही होता है, यानी मजबूत, जिनके मध्य अंतराणविक बल क्या हो, बहुत ज्यादा हो। अंतराणविक बल क्या हो, बहुत कम हो, सॉरी अंतराणविक बल, यानी अंतराणविक बल बहुत ज्यादा लगता हो और उनके बीच स्पेस क्या हो, बहुत कम हो, यानी कठोर होता हो। अब देखिए जो रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, मान लो आपके पास ऐसा कोई भी बॉडी है, ऐसी मैंने कोई बॉडी कंसीडर की, और इस बॉडी पर मैं क्या करता हूं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं। ठीक है, ये मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स, जो ये एरो है ये किसको डिनोट कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स को डिनोट कर रही है। जब मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं तो इस पे क्या होगा, तो आप क्या सोचोगे कि नॉर्मल हमें व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो इसकी क्या होगी, शेप और इसके वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा। वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा। लेकिन रिजिड बॉडी में ऐसा नहीं होता, रिजिड बॉडी में ऐसा नहीं होता। जब हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उसकी क्या होगी, शेप, उसकी शेप और उसके वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का चेंज न आए। शेप का मतलब आकृति, शेप का मतलब आकृति, और वॉल्यूम का मतलब है आयतन, यानी उसके आयतन या उसकी आकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न आए, उसे क्या कहेंगे, रिजिड। क्या कहेंगे भी, रिजिड बॉडी कहेंगे। और लेकिन क्या आप कह सकते हो व्यवहारिक दृष्टि से आपने कुछ ऐसा दृढ़ पिंड देखा है, देखा है या हाँ या ना, ना। वास्तव में कोई भी ऐसा रिजिड बॉडी नहीं होती। देखो व्यवहारिक दृष्टि से आपके ठोस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं। ठोस में भी क्या होता है, जैसे कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ शेप और वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन रिजिड बॉडी की परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या कहती है कि उसकी शेप और वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन उसके जो हमने व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं उसमें क्या होता है, चेंज आ जाता है। लेकिन हम रिजिड बॉडी का हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, कंसीडरेड करते हैं, यानी माना जाता है ऐसा। क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है। अब देखो, अब इस दृढ़ पिंड से संबंधित कुछ हम क्या कर लेते हैं, कुछ
टर्म्स का यूज करेंगे। और इसके अंदर जो टर्म्स कल भी मैंने बताया था, एक तो आपको क्या बताया था, पार्टिकल। पार्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कण कहा जाता है। और पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है, वैसे अर्थ क्या होता है? जैसे आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट? स्मॉलेस्ट पार्ट है। जो ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, और ये स्मॉलेस्ट पार्ट ही क्या है आपका? पार्टिकल है। क्या है ये आपका? पार्टिकल या कण है। और इस पार्टिकल का समझ में आ गया। अब ये जो पूरा है, जो ये छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? सिस्टम। क्या बोल सकता हूं? सिस्टम। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? निकाय। क्या कहेंगे? निकाय। यानी इसको क्या कहेंगे भी? निकाय। निकाय किसे कहेंगे? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से जो मिलकर बना होता है उसे क्या कहा जाता है? निकाय। क्या कहा जाता है? निकाय। अब तीसरे जो मैं लेके आ रहा हूं कौन सा? आइसोलेटेड। ये बताई थी ना मैंने आपको कल, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? विलगित निकाय। और विलगित निकाय का मीनिंग, विलगित निकाय का मतलब यानी मतलब दो वस्तुओं को घर्षण करवा रहे हैं, उस दो वस्तुओं के अलावा कोई तीसरा न आए, यानी उनके दो वस्तुओं के अलावा कोई तीसरी वस्तु उनको बाधित न करे, तो वो अपना क्या होगा? विलगित निकाय होगा। क्या होगा भी? विलगित निकाय होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब इतना तो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर समझा दिया था आपको इंट्रोडक्शन कराते हुए। अब जो थोड़ा सा चलते हैं आगे की और कल उस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज यानी कुछ राशियों की बात करते हैं, ठीक है। अब जो हमारी हेडिंग होगी नेक्स्ट, वो हेडिंग डाल दो नेक्स्ट हेडिंग है दृढ़ पिंड व दृढ़ पिंड से रिलेटेड मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अब देखो यानी दृढ़ पिंड से रिलेटेड राशियां क्वांटिटीज। अब देखो जो दृढ़ पिंड से रिलेटेड है वो कौन कौन सी है? देखो आपने एक चीज पढ़ा हुआ रेखीय गति, नाम सुना है? रेखीय गति का मतलब क्या होता है? हाँ जी बताओ। रेखीय गति का मतलब ये होता है कि आपको एक सरल पथ है, आपका सरल पथ है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? गति कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गति। यानी एक सरल पथ में गति करना कौन सी गति है? रेखीय गति है। कौन सी है? लाइनर मोशन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? लाइनर मोशन। अब देखिए एक होती है घूर्णन गति। कौन सी होती है? घूर्णन गति, रोटेशन मोशन। क्या होते हैं? रोटेशन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि वर्ताकार पथ में जो गति करेंगे वो कौन सी गति होगी? घूर्णन गति होगी। कौन सी होगी? घूर्णन गति। अब इस दृढ़ पिंड से संबंधित कुछ क्या पढ़ते हैं? राशियां। तो इसके लिए हम जो दृढ़ पिंड है उसको हम क्या कौन सी करेंगे भी? घूर्णन गति से रिलेटेड लेंगे। किस गति से लेंगे? घूर्णन गति से रिलेटेड। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक आता है नाम आवर्ती, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? एक सेकंड में तय किया गया चक्र, क्या कहलाएगी? आवृत्ति। या ये बोल सकते हो एक सेकंड में होने वाला कंपनों की संख्या, होने वाले कंपनों की संख्या। यहाँ पे चक्रों की संख्या लिखते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हो एक सेकंड में दोलनों की संख्या, एक सेकंड में दोलनों संख्या। लेकिन बस यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जब एक सेकंड में तय किया गया चक्कर आए तब इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी? आरपीएस। अब कहोगे सर ये आरपीएस क्या है? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? रोटेशन पर सेकंड। क्या बोल सकते हैं इसको? रोटेशन पर सेकंड, ठीक है। और जो कंपन आए ना तब उसकी कंपन या दोलन आ जाए तो इसकी जो
यूनिट है वो क्या हो जाएगी, हर्ट्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, हर्ट्ज हो जाएगी। अब देखो कई बार प्रश्न पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या गया, ये आरपीएस के अंदर न देकर आरपीएम के अंदर दे देता है, इसमें दे देता है आरपीएम। अब इस आरपीएम का अर्थ क्या है, इस आरपीएम का मतलब ये रेवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट, किसमें दे दिया, पर मिनट, लेकिन होना किसमें चाहिए था, पर सेकंड। जैसे मैं बोलूं कोई भी कण है और उसकी जो चक्रों की संख्या है वो इतनी है 180 आरपीएम है, और तो आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा कि सेकंड आरपीएस के अंदर चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे, अब एक बात तो मेरे को, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो इसको किससे डिवाइड कर दो, 60 सेकंड से डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आरपीएस, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आरपीएम को जब आरपीएस के अंदर चेंज करते हैं तो कितने से डिवाइड किया जाता है, 60 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब देखो फ्रीक्वेंसी को किस से डिनोट करते हैं, एक तो इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं और एक इसको न्यू, इससे न्यू से ग्रीक वर्ड है, और एक इसको n से, स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो दो हो सकते हैं, एक तो आरपीएस के अंदर होता है यानी रोटेशन पर सेकंड के अंदर होता है, और जब दोनों की बात करें या कंपनों की बात करें तब किस में आएगा, हर्ट्ज में आएगा। किसमें आएगा, हर्ट्ज में आएगा। जब हम बात करते हैं किसकी, जब आरपीएम को आरपीएस के अंदर चेंज करें तो कितने से डिवाइड करना, आपको 60 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, 60 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आवृत्ति को किससे प्रदर्शित किया, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं, न्यू, ग्रीक शब्द है, ठीक है। तो ये स्मॉल एफ हो गया, ये न्यू हो गया, ये एन हो गया, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया मैंने। अब देखिए आप पढ़ेंगे हम इसके बारे में, कोणीय वेग, इसके बारे में पढ़ेंगे, कोणीय वेग। कोणीय वेग किसे कहेंगे, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, या आप इसको बोल सकते हो कोण बटा समय। क्या बोल सकते हो, कोण बटा समय। जो कोणीय वेग होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। इसको समय को स्मॉल टी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। अब जो थीटा है, थीटा जो कोण है, जैसे मान लीजिए यहां पर ये है और इस पार्टिकल ने ऐसे गति करना स्टार्ट किया, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो थीटा, कितने बाद, टी टाइम बाद। कितने बाद, 3 टाइम बाद। इतनी बात समझ में आई। अब देखो जब ये पूरा चक्कर कर ले, संपूर्ण चक्कर लगा ले, तो ये क्या बनाएगा, वृत्त बनाएगा, और वृत्त के अंदर कितने डिग्री का कोण होता है, 360। और 360 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2, यानी एक संपूर्ण चक्कर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई, यानी इसके अंदर जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई। अब समय है, यानी पूरा चक्कर करने में, पूरा चक्कर तय करने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टी, यानी आवर्तकाल। क्या बोलते हैं उसको, आवर्तकाल, यानी ओमेगा। और मैंने थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 2 पाई, और यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, कैपिटल टी। इतनी बात समझ में। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है और आवर्तकाल होता है, इनके बीच एक रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल के मध्य एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है वो आवर्तकाल की अपोजिट होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा 2 पाई को इधर लिख दिया, इंटू 1/t लिख सकता हूँ। और 1/t की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्मॉल है, ओमेगा 2 पाई। ये किसका सूत्र हो गया, ओमेगा का। किसको लिया है आप, ये कैसे, तो ओमेगा और आवृत्ति के बीच, कोणीय वेग और आवृत्ति के बीच संबंध आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया इसके बीच। अब बात करते हैं इसकी कोणीय त्वरण की। किसकी बात करते हैं, कोणीय त्वरण की। रेखीय त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, रेखीय वेग कहलाता है, रेखीय त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय त्वरण। अब बात करते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, और इस कोणीय त्वरण को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो याद रखना अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं इसको, अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट। ये क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन। क्या लिखोगे, कोणीय वेग में
परिवर्तन बटा समय, यही होता है। यानी कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है अभी आपका कोणीय त्वरण कहलाता है। अब देखो मान लीजिए पहला जो कोणीय वेग है वो ओमेगा 1 है, क्या है अभी आपके पास ओमेगा 1 है। दूसरा जो परिवर्तन है यानी इसको बोलेंगे अंतिम कोणीय वेग माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग बटा समय, लिख सकता हूं ना, हाँ या ना, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखो कोणीय अंतिम कोणीय वेग मैंने मान लिया ओमेगा 2, क्या मान लिया ओमेगा 2, और प्रारंभिक को मैंने मान लिया ओमेगा 1 अपॉन टी, इतनी बात समझ आएगी। और ये अल्फा का अल्फा, ये किसका सूत्र हो गया कोणीय त्वरण का, किसका हो गया अभी कोणीय त्वरण का, इतनी बात समझ में या नहीं। अब देखिए नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, अब देखो कुछ संबंध होते हैं, जैसे मैं बोलूं आपको रेखीय वेग व कोणीय वेग के मध्य संबंध, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, इनके मध्य संबंध याद रखने, क्या रखने संबंध। आपको डिटेल से इनके जो फॉर्मूला है वो व्युत्पन्न नहीं करने, आपको सिर्फ क्या है इनके जो न्यूमेरिकल आएंगे इससे रिलेटेड क्या आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर। तो आपको क्या करना है, रेखीय वेग को किससे डिनोट करते हैं स्मॉल v से, ठीक है। और जो इनके मध्य रिलेशन होता है वो क्या होता है r, और कोणीय वेग को ओमेगा, ये हो गया इनके रिलेशन, यानी इनका सूत्र क्या हो गया v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन होती है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं कहूं तो कोणीय रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन व कोणीय विस्थापन के मध्य संबंध, इन दोनों के मध्य क्या संबंध है। हम जानते हैं कि जो रेखीय वेग होता है उसको s से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं s से, और यहाँ पे क्या जाएगा r, जो कोणीय विस्थापन है उसको थीटा से, ये हो गया इनके मध्य रिलेशन, क्या हो गया रिलेशन। फिर आपका एक और बच गया कोणीय रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण, रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण। अब रेखीय त्वरण को किससे डिनोट करते हैं ए से, किससे डिनोट करते हैं ए से, इक्वल टू आर आपको रखना है, और कोणीय त्वरण को अल्फा से, ये हो गया इसका समझ, ये हो गया इनका समझ। तो आप इनसे क्या समझ लो कि यदि आप क्या करते हो कि उनकी पोजीशन और कोणीय वेग को गुणा कराते हो या मल्टीप्लाई कराते हो तो आपका क्या आता है रेखीय वेग आता है। जैसे कोणीय विस्थापन और उसकी स्थिति सदिश को गुणा करवाते हो, स्थिति को गुणा करवाते हो तो आपका क्या आता है विस्थापन आता है, क्या आता है विस्थापन आता है आपका, यानी रेखीय विस्थापन आता है। तो आज के लिए हम इतने लगाएं क्लास, और कल जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपकी अगली वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।